एक्चुअली ब्राह्मणों को गाली देना बहुत आसान है, कम जनसंख्या है, ज्यादा अचीवमेंट है। धर्म पर अभी भी एकाधिकार है, ज्यादातर ब्राह्मणों का ही धर्म पर एकाधिकार है। 3-4% जिसकी पॉपुलेशन हो और धर्म पर जिसका एकाधिकार हो और अचीवमेंट अच्छी हो, उसको टारगेट बनाना बड़ा आसान है, उससे पोलराइजेशन करने में बड़ी आसानी होती है। आपका ये कहना है सर कि जो 2 से 3% ब्राह्मण है, ये जो 2 से 3% ब्राह्मण है, ये योग्य हैं, और चूंकि इनकी संख्या बहुत कम है और ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन्हें टारगेट करना आसान है, ये आपका कहना है। अब बात ये होता है कि ये जो 2 से 3% लोगों की जो आप बात करें, इन पर टारगेट कौन करता है? कोई दलित समुदाय के लोग करते हैं, ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं कि ब्राह्मण है उसको देख करके मारो। ब्राह्मण पे कभी टारगेट वो नहीं करते हैं। यहाँ सवाल ब्राह्मण का हो ही नहीं रहा है, यहाँ ब्राह्मणवाद का चर्चा हो रहा है। लोगों को ब्राह्मणों से कोई समस्या नहीं है, लोगों को समस्या है ब्राह्मणवाद से। तो आप ये मत कहिए कि लोग ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। लोग परेशान इस चीज़ से हैं, ब्राह्मणवाद यानी खुद को ब्राह्मण होने की वजह से सर्वश्रेष्ठ मानना। वैसे तो हर जाति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है, लेकिन ये धारणा किसी भी जाति में हो तो वो चीज़ बहुत दिक्कत करता है। अगर कोई क्षत्रिय है, वो कहेगा हम क्षत्रिय इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, ये कहना अपने आप में बेवकूफ़ी है और कोई हरकत नहीं है। ये यहाँ समस्या ब्राह्मणवाद से है, तो ब्राह्मणों को लेकर के टारगेट नहीं है समस्या। किस चीज़ को लेकर के? ब्राह्मणवाद को लेकर के समस्या है। दूसरी बात, आपने इन्हें योग्य बताया। अगर ये व्यक्ति योग्य हैं, अच्छा दूसरा बात, एक चीज़ थोड़ा इंटरप्ट करना चाहते हैं। आपने कहा इनको लोग टारगेट करते हैं, थोड़ा सा आप इतिहास थोड़ा पलट के देख लीजिए। जितना ज़्यादा ये जो 2 से 3% लोगों की बात है, इनमें सभी लोग नहीं कह रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जो ब्राह्मणवाद को मानते हैं, ये सबसे ज़्यादा दलितों को टॉर्चर किया इन्होंने। दलितों के साथ अछूत वाला व्यवहार किया, हजारों साल से उनका शोषण जो किया है, शोषण करने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो इन्हीं लोगों का है। ये ब्राह्मण की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो लोग ब्राह्मण होते हुए जो ब्राह्मणवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनका सपोर्ट करने वाले और भी लोग थे, उसमें क्षत्रिय लोग भी आते हैं, जो सवर्ण क्लास आप कहते हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर जो अपनी ऊंची जाति का दंभ भरते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया। आप कह रहे हैं कि ये 2 से 3% लोगों को मतलब टारगेट किया जाए। टारगेट तो ये 2 से 3% लोगों में से जो कुछ लोग थे, इन्होंने लगभग 97% लोगों पर या लगभग 90% लोगों पर टारगेट किया। हो सकता है ये 90% आपको अगर ज़्यादा लग रहा होगा तो चलिए इसको हम 70% कर देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्षत्रिय लोग भी आ जाएंगे, वैश्य भी आ जाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्याओं में लोगों का शोषण करना इस आधार पर क्योंकि हम योग्य हैं, हम बेहतर हैं, तो ये कहना अपने आप में सही नहीं होगा। और सवाल ये होता है कि ये योग्य किस आधार पर बने। इनका जो जनरेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी को एजुकेशन का मौका ज़्यादा मिला। इसके पीछे रीज़न ये था कि अपने ज़माने में इनकी राजनीतिक गठजोड़ की पकड़ बहुत थी। इनके जो पूर्वज थे, राजनीतिक गठजोड़, ये राजा के साथ मिलकर अपनी बातों को आगे रखते थे। राजाओं का और ये जो चंद ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग जो थे, उन दोनों की गठजोड़ से इनके जनरेशन दर जनरेशन इनको मौका ज़्यादा मिला। इनके पास संपत्ति का भी कभी कमी नहीं रहा। राजाओं के माध्यम से दान दक्षिणा के रूप में ठीक ठाक मात्रा में संपत्ति मिला। सिर्फ राजाओं के माध्यम से नहीं, जो हमारा जो पिछला जनरेशन और जो अभी वर्तमान जनरेशन है, ये दान दक्षिणा लेने में माहिर हैं। आप देखे होंगे कई सारे लोगों के बच्चे जो है, जो खास करके जो पुजारी वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चे को उसी प्रोफेशन में ढकेल देते हैं। तो
आप योग्य हैं क्योंकि राजनीतिक गठजोड़ की वजह से है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको मौका ज़्यादा मिला, मौका ज़्यादा मिला। इनकी बचपन से इनकी स्कूलिंग अच्छी हुई, इनको माहौल अच्छा मिला। कोई भी व्यक्ति बेहतर बनता है वो उसके माहौल पर डिपेंड करता है। छोटा बच्चा को आप जिस भी माहौल में डालिएगा वो वैसा ही मिल जाएगा। ये यूं ही 2 से 3% इतने ज़्यादा योग्य नहीं बन गए क्योंकि इनको मौका ज़्यादा मिला, रीज़न ये था। चीज बता दूं कि जाति व्यवस्था और जातिवाद दोनों बिल्कुल अलग चीज है। कास्ट सिस्टम और कास्टिसिज्म ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप कहोगे अलग कैसे हैं? ये पैदा हुई गुप्त काल में और ये पैदा हुआ ब्रिटिश काल में। ये गुप्त काल में, ब्रिटिश काल में। जाति व्यवस्था बड़ी जरूरी चीज ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देख लो, ये देखो, ये वैदिक पीरियड, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्य, गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत पीरियड। यह मुद्रा अर्थव्यवस्था का काल है, मनी इकोनॉमी का काल है। पैसा है यहां, मनी इकोनॉमी। ये फ्यूडलिज्म का काल है, सामंतवाद। यहां से मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हो रहा है। यहां पे मुद्रा अर्थव्यवस्था है ही नहीं। तो जब मुद्रा अर्थव्यवस्था यहां है ही नहीं, तो कार्य के बदले में सर्विस चार्ज कैसे दोगे? सेवा के बदले में सर्विस चार्ज। अब यहां अगर तुम्हें रिक्शा वाला एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, पैसा चलन में है ही नहीं, कैसे पेमेंट करोगे? आपने कहा सर कि ये जो कास्टिज्म है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अच्छा चीज़ है। और आपने ये भी कहा कि इस व्यवस्था को लाने में ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं था, ब्राह्मणों ने नहीं लाया। अब ये चीज़ थोड़ा आप लोग डिटेल में समझिएगा कि इस व्यवस्था को कैसे लाया। आपने ये कहा ये सिस्टम गुप्त काल में आया और ये जो कास्टिज्म है यानी कि जातिवाद, और ये हमारा हो गया जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था आपने कहा कि ये चीज़ गुप्त काल में आया और ये चीज़ जो कास्टिज्म है ये ब्रिटिश काल में आया, यानी कि ब्रिटिश की हुकूमत के दौरान आया। अब ये जो जाति व्यवस्था है ये गुप्त काल में आया या उससे पहले से थोड़ा बहुत चल रहा था, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये कास्ट सिस्टम जो है ये आया कैसे। देखिए, दरअसल सबसे पहले जब आप पढ़े होंगे, जब आप वैदिक पीरियड पढ़े होंगे, वैदिक काल की जब हम बात करते हैं, वैदिक काल में एक व्यवस्था आई, उसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण यानी कि 4 प्रकार के वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण के जो बारे में है वो वेदों में भी बताया गया है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में दिया हुआ है। अब ये जो वर्ण था ये डिसाइड किस आधार पे होता था? कर्म के
आधार पर, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका वर्ण वैसा ही डिसाइड होगा। उस हिसाब से जैसे ब्राह्मणों का मोटा मोटी अगर देखें तो ब्राह्मणों का कर्म क्या है? एजुकेट करना, शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम क्या है? सुरक्षा देने की, प्रोटेक्शन। वैश्य का काम क्या है? बिजनेस। और शूद्र का काम क्या है? एग्रीकल्चर और साफ सफाई यानी क्लीनिंग का काम। ये वर्ण व्यवस्था, ये कब की बात हम कह रहे हैं? ये वैदिक काल के समय में ऐसा होता था। वहाँ पे कर्म के आधार पर वर्ण डिसाइड होता था। आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल की हम बात अगर करें उत्तर वैदिक काल में यही व्यवस्था, देखिए वर्ण का मतलब ये कर्म था, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका था उसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। यही चीज आगे चलकर कर्म के आधार पर ना होकर के जन्म के आधार पर हो गया। यानी कि अभी कर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? जन्म। यानी आपका जिस कुल में जन्म होगा उसी आधार पर आपका वर्ण डिसाइड होगा। एक बार अगर आपका मान लीजिए ब्राह्मण, उसमें वर्ण डिसाइड था, तो ब्राह्मण का जो बेटा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसका कर्म कुछ और क्यों ना हो। और ये जो कर्म के आधार पर जो चीज़ें चल रहा था उसको जन्म के आधार पर करने के पीछे रीज़न क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप डायरेक्ट अगर कह देंगे कि ये जो जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मणों ने नहीं किया है, तो समझते हैं आखिर किसने किया है। आपको पता था कि वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल की बात अगर करें तो उस समय छोटे छोटे राजा जो है कबीले में रहता था। लोग मतलब कबीले में रहते थे। ये छोटे छोटे कबीला है, ये कबीला ठीक है, वैसे उसको कह सकते हैं जैसे अभी के टाइम में जैसे गांव में टोला होता है और अलग अलग कबीले का अलग अलग सरदार होगा। यहाँ मान लीजिए 5-6 कबीला है और 6 कबीले का जो सरदार होगा वो अलग अलग होगा। ये सरदार है। सरदार यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? मुखिया। अब जो ये सरदार है, इस सरदार का जो चुनाव होता था, अगर हम बात करेंगे इनको चुनाव का जो बात है, वो चुनाव योग्यता के आधार पर होता था। यानी कि यहां पर योग्यता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या योग्यता चाहिए होगा? कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम हो, शारीरिक सक्षम हो, मानसिक रूप से सक्षम हो, मानसिक सक्षम हो, वो व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी लेता हो, यानी कि सुरक्षा करने में बेहतर हो। अब इतने सारे पैरामीटर होने के बाद एक व्यक्ति को चुना जाता था सरदार के रूप में। और उस समय वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में 2 संस्था हुआ करती थी। वैदिक काल में एक संस्था का नाम था सभा और एक थी समिति, जो आप लोग जानते होंगे। सभा क्या था? वृद्ध जनों का समूह को हम क्या कहते हैं? सभा। जबकि समिति जो होती थी वो आम लोगों की संस्था होती थी। और ये जो समिति के लोग हैं, जो आम लोग हैं, यही राजा को चुनते थे उस समय। और इनका काम क्या होता था? राजा को सिर्फ सलाह देना। राजा उस सलाह के अनुसार अपने काम को इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये था हमारा तरीका उस जमाने की। अगर हम बात करें तो उस दौरान आप देख रहे हैं कि राजा को चुना जाता था उसके योग्यता के आधार पर। जब एक बार आदमी राजा बन गया, वो कबीले का सरदार बन चुका है, अब वो क्या करेगा? धीरे धीरे वो अपने क्षेत्र को, जैसे इसका पहले छोटा क्षेत्र था, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? पड़ोस के क्षेत्र को जीतने का प्रयास करेगा और ये अपना साम्राज्य क्या कर लेगा? बड़ा कर लेगा। यानी कि साम्राज्य विस्तार
धीरे धीरे राजा क्या करेगा, ये सरदार है, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, उस जमाने में सरदार जो सुरक्षा की बात करता था, सरदार का मुख्य काम क्या था? सुरक्षा। सुरक्षा किस चीज का? लोगों की सुरक्षा के साथ साथ उस जमाने में जो पशु था, जानवर जो था, यानी कि जानवर की, पशु की सुरक्षा, क्योंकि उस दौरान पशुपालन हमारा मुख्य चीज होता था उस समय इकोनॉमी के लिए, हमारे लिए, क्योंकि खेती से ज़्यादा हम लोग पशुपालन पे ज़्यादा टिक गए थे, जबकि इससे ठीक पहले हड़प्पा काल में हम लोग खेती पर ज़्यादा डिपेंड थे। तो पशुपालन उस जमाने में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो कि थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम आपके लिए, ये टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चीज़ों को आप थोड़ा बारीकी से समझिए। डायरेक्ट किसी भी चीज़ पे कंक्लूजन आने से बेहतर होगा थोड़ा सा आप डिटेलिंग एक बार समझ लीजिए कि मामला क्या था। तो कुल मिलाजुला के हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि ये जो चीज़ें चल रहा था, जन्म के आधार पर चल रहा था, कर्म के आधार पर चल रहा था। अब राजा का साम्राज्य जैसे जैसे बड़ा होते चला जाएगा, अब राजा का जो लालच है, राजा का जो लालच है, वो लालच क्या हो जाएगा? लालच बढ़ते चला जाएगा। अब जब ये लालच बढ़ेगा तो राजा का इच्छा होगा ना कि ये जो सत्ता का हस्तांतरण होता था, क्योंकि पहले सत्ता का जब भी हस्तांतरण होगा तो एक राजा के बाद दूसरा राजा मतलब सरदार, आप समझ लीजिए उसको। तो सत्ता का हस्तांतरण जब राजा नया आता था तो वहां पे पहले योग्यता साबित करना पड़ता था, तभी आपको नया राजा नियुक्त किया जाएगा। अब अभी क्या होने लगा, अब देखिए अभी क्या होने लगा कि राजा का जब लालच बढ़ा तो राजा ने एक योजना बनाया कि यार ऐसा क्या करें जो कि सत्ता का हस्तांतरण करने का जरूरत नहीं पड़े। जो काम पहले कर्म के आधार पर होता था अब उसको जन्म के आधार पर कर दिया जाए। जन्म के आधार पर अगर कर देंगे तो ये सत्ता का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को देने से हम क्या होंगे, बच जाएंगे। अगर हमारा खुद का संतान अगर उस राज्य का देखरेख करेगा तो अच्छा रहेगा। आज भी अपने राजा लोग, अपने नेता लोग को, आज भी राजा लोग अपने नेता लोग जो नेता लोग अभी हैं वर्तमान में, ये भी तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया प्लान करके रखते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आज करते हैं, पहले भी होता था। आज भी जो नेता लोग होते हैं, जो राजा लोग होते, राजा मतलब उस दौरान जो राजा होते थे, वो अपने बच्चे का फ्यूचर के हिसाब से वो काम करते थे। अब यही चीज जन्म के आधार पर जब हो गया, अब राजा क्या समझाएगा लोगों को? राजा अब यहां से सत्ता को बचाए रखने के लिए अब यहां पर इस्तेमाल करेगा एक वर्ग का, जिस वर्ग का नाम क्या है? ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ये उस समय योग्य इस वजह से थे क्योंकि इनके पास शिक्षा बेहतर हुई करती, शिक्षा बेहतर था इनके पास, इनको शिक्षा से जुड़ने का मौका ज़्यादा मिला। शिक्षित व्यक्ति थे, दिमाग वाले व्यक्ति थे। अब राजा और ब्राह्मण इनका जो है गठजोड़ चला। इन दोनों के मिली भगत के वजह से अब राजा अपने सत्ता को बनाए रखने में, बचाए रखने में प्लान करते चले जाएंगे। ये क्या प्लान करेंगे? अब ये ब्राह्मणों के मुख से लोगों को कहवाएंगे कि ये जो राजा है वो कोई नॉर्मल राजा नहीं है, ये देवता, ये देवता के दूत माने जाएंगे, देवता के दूत या पुत्र कहेंगे। स्वयं देवता ने इन्हें भेजा है आपका साम्राज्य को संभालने के लिए, आपकी देख रेख करने के लिए, आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। तो अगर आप जो ये राजा है, ये कोई नॉर्मल राजा नहीं है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। ये राजा जो है यानी कि देवता का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाएगा। और ये बातें कौन बोलेगा? ये ब्राह्मण कह रहा है, लोगों को समझा रहा है। और अगर तुम इस जो राजा है, अगर तुम इसकी अवहेलना करोगे, और इसकी अवहेलना करने का मतलब क्या होगा कि तुम ईश्वर की अवहेलना कर रहे हो। और ये बातें धीरे धीरे लोगों को दिमाग में डालना शुरू किया। किन के गठजोड़ से? इन दोनों के गठजोड़ से। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसी वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था धीरे धीरे क्या होने लगा? शुरुआत आपको देखने के लिए उत्तर वैदिक काल के बाद से ही देखने को मिल जाएगा आपको। क्योंकि अगर उस समय नहीं होता तो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, इन दोनों ने न केवल वर्ण व्यवस्था का विरोध किया बल्कि वर्ण व्यवस्था के साथ साथ छुआछूत और जाति व्यवस्था का भी विरोध किया। और ये बातें त्रिपिटक में लिखा हुआ है। तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम गुप्त काल से शुरुआत हुआ?
हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि गुप्त काल से जाति व्यवस्था थोड़ी सी मजबूत हुआ, मजबूती प्रदान मिला, क्योंकि तब से जो सत्ता का खेल चलते आया वो सत्ता का खेल गुप्त काल में और ज़्यादा मजबूत होने लगा। और गुप्त काल की बात अगर हम करें, आपने जो कहा कि इस गुप्त काल से सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। अब ये सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। सामंतवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, सामंतवाद एक संरचना है। ये कैसी संरचना आपको पहले समझना होगा। जैसे मान लीजिए ये राजा का क्षेत्र है, और राजा मान लीजिए अपना राजधानी वाला क्षेत्र यहाँ पे है। राजा धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार काफ़ी दूर तक कर चुका है, वो इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, अलग अलग एरिया में पूरा कवर कर चुका है। ठीक है, अभी हम एक टॉपिक आपका बताना भूल गए थोड़ा सा, ये मुद्रा के बारे में बताएंगे आपको, मुद्रा व्यवस्था, जो थोड़ा सा स्किप करके अभी हम इस पे भी आते हैं। अब ये जो राजा है अपने अपने अलग अलग क्षेत्र को कैप्चर करना चाहेंगे। अब राजा अकेले उनके लिए कैप्चर करना तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में कुछ लोगों को वो ज़मीन का टुकड़ा वो देते हैं कि ये एरिया तुमको दे रहे हैं, यहाँ से तुम टैक्स कलेक्ट करो, और इसके बदले तुम जो भी परसेंटेज, कुछ राजा ने 1/3 2/3 जो भी होगा, वो राजा के पास धीरे धीरे करके जाना चालू हुआ। इससे क्या हो गया कि इस सामंतवाद की वजह से, इस सामंतवादी संरचना की वजह से राजा का उस समय तो टैक्स का कलेक्शन क्या हो गया, बढ़ेगा, और उसी टैक्स के कलेक्शन से राजा अपने जो मिलिट्री सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि वो पड़ोसी राज्य को भी वो कैप्चर करना चाह रहा है। तो सामंतवाद की शुरुआत होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, सामंतवाद की व्यवस्था इसलिए किया गया था ताकि हम साम्राज्यवाद को हम बेहतर कर पाएँ, और हम तभी कर पाएंगे, पड़ोसी राज्यों को कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ऐसे लोग अलग अलग क्षेत्र में अपना शासन करेंगे। यानी कि एक छोटा शासन व्यवस्था, एक बड़े शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक छोटा छोटा शासन व्यवस्था को जोड़ लिया गया। अब आपने ये कहा, हम आप ही के डायग्राम के हिसाब से बता रहे हैं, आपने ये डायग्राम बनाया कि ये मान लीजिए ये वैदिक पीरियड आया, वैदिक, ये पोस्ट वैदिक, ये पोस्ट वैदिक के बाद जैन या बौद्ध, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता और राजपूत पीरियड। आपने कहा कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो पीरियड है उस समय चलता था मनी सिस्टम, और उसके बाद का जो टाइम आया पोस्ट मौर्य के बाद, यानी कि गुप्ता के बाद अगर करें तो यहाँ से आ गया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय चलता था, मुद्रा विनिमय प्रणाली इसको हम कह सकते हैं, मुद्रा विनिमय सिस्टम प्रणाली, और ये था वस्तु विनिमय प्रणाली। ये आपने डिवाइड इसको ऐसे करके रखा था। आपने कहा कि चूंकि उस जमाने में जब लोग काम करते थे तो बदले में उनको क्या मिलता था, रुपया मिलता था, पैसा मिलता था, यानी कि मुद्रा का प्रचलन था, तो मुद्रा में लेन देन होता था। उसके बाद यानी कि पोस्ट मौर्य पीरियड के बाद से जो है बार्टर सिस्टम, मतलब जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी शुरुआत मानी जाती है। और वस्तु विनिमय प्रणाली में ये हुआ कि जब लोग सर्विस देते थे तो उनको बदले में कुछ सामान दे दिया जाएगा, या फिर कुछ ज़मीन का कुछ टुकड़ा दे दिया जाएगा, और यहाँ से जो है सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। अब सवाल ये होता है कि आखिर क्या रीज़न हुआ कि जो मुद्रा का प्रचलन था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। अब इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, जहाँ तक आपने कहा उसमें मुद्रा का प्रचलन था, आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे। गुप्त काल से पहले जो कुषाण का टाइम चल रहा था और गुप्ता पीरियड जो चल रहा था,
आपने पढ़ा होगा सिक्कों के बारे में, ये भी पढ़ा होगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, वो भी कैसे, शुद्ध, प्योर, सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाणों के टाइम में चला। और सर्वाधिक सिक्कों की बात अगर हम करें, सर्वाधिक सिक्कों की बात करें तो वो गुप्त काल के टाइम में चला, यानी कि मुद्रा के रूप में सिक्कों का बहुत बड़े स्तर पे ढाला गया गुप्त काल के टाइम में। और गुप्त काल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुद्रा विनिमय प्रणाली इस दौरान था ही नहीं, था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली थोड़ा सा जोर पकड़ने लगा। उसके पीछे रीज़न ये था कि राजा अपना सिरदर्द ज़्यादा नहीं करना चाहता था। राजा जब अपने यहाँ पे जो काम लोग करते थे, जब उनको सैलरी वगैरह सिक्के में देते थे तो धीरे धीरे मुद्रा का कमी हो गया। तो राजा को लगा कि यार ये सिस्टम से दिक्कत हो जाएगा, एक काम करते हैं कि हम एक ऐसा व्यवस्था करते हैं कि जहाँ पर लोगों को मुद्रा के रूप में सिक्का देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब मुद्रा देने का ज़रूरत नहीं पड़े। हम उनको ज़मीन वगैरह दे देते हैं, काम करेगा, अनाज दे देंगे। जो बड़े स्तर पे लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए सुरक्षा का जो व्यवस्था करता है, जो मंत्री लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनको ज़मीन का टुकड़ा दे देते हैं। तो ये राजा की मजबूरी रही होगी, जिस वजह से गुप्त काल के बाद से सामंतवाद की शुरुआत आपको मानी जाती है। और यहाँ भी मजबूरी ये थी कि राजनीतिक रूप से स्थिर होना चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ लाना चाहते हैं। ये रीज़न था गुप्त काल में जो सामंतवाद है उसकी बात कर रहे हैं हम।